अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, जैसा कि आपको आइडिया है कि हमने जो अपना सेशन स्टार्ट किया हुआ है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं चैप्टर 11 के शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कि पेड इन कैपिटल के एसोसिएटेड है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस किए और एक क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि जो शेयर्स हैं जब भी ये इशू किए जाते हैं तो आपको अभी तक जितने केस डिस्कस किए उसमें हमने ये बात की थी कि कैश रिसीव हो रहा था। तो क्या बात हुई थी कि अगर शेयर इशू किया जाए और आपको कैश रिसीव होता था तो कैश डेबिट हो जाता था। और इसी तरह कह लीजिए कि अगर हमारे पास इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी क्रेडिट हो जाती। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी। हमने कहा कि जब भी शेयर इशू किए गए तो शेयर्स जो है वो स्टॉक के नाम से क्रेडिट हो जाते थे, चाहे वो प्रेफर्ड स्टॉक थे चाहे वो कॉमन स्टॉक थे। और इशू करने से हमें कैश मिलता था तो हम कैश को डेबिट कर देते थे। अब हो सकता है कि एक कंपनी जब शेयर इशू करे तो शेयर इशू करके कैश रिसीव ना करे, रादर किसी से कोई और एसेट रिसीव कर ले। लैंड है, बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है। हो सकता है आपने किसी से मशीन परचेज की हो, लैंड परचेज की हो, और आपने उसको कैश पे करने की बजाय आपने उसको क्या दे दिया, आपने उसको कह लीजिए कि शेयर्स दे दिए। तो आपने लैंड ले ली और शेयर्स दे दिए। तो हो सकता है कैश की बजाय आपको कोई और एसेट मिल जाए जब आप किसी को अपने शेयर्स सेल करें। तो सिंपली क्या है, अगर कैश मिला तो कैश डेबिट होता था, लैंड मिल जाती तो लैंड डेबिट हो जाती, मशीन मिलती तो मशीन डेबिट हो जाती। यानी कि कैश को सिर्फ रिप्लेस करना था ना, कैश भी एसेट है, लैंड भी एसेट है, मशीन भी एसेट होती। तो शेयर को जब भी सेल किया गया शेयर हुए थे क्रेडिट, और इन रिटर्न हमें कैश मिलता तो कैश डेबिट हो जाता, या कोई और एसेट मिलता तो वो डेबिट हो जाता। ठीक हो गया जी। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अदर देन कैश हमें कुछ एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आएगी कि अगर हम अपने शेयर को इशू करें तो हमें उन शेयर्स को इशू करने से इन रिटर्न क्या मिल रहा है। प्लस आपको आइडिया, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक आपको ओवरव्यू देते हुए इस लेक्चर का एक बात हुई थी इंट्रो के टाइम पे कि कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोमोटर्स की हेल्प लेती हैं। यानी कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट जो लीगल टेक्निकलिटीज को जो समझते हैं, लीगल पर्सन जो होते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, जिन्हें प्रमोटर का नाम दिया था। तो हो सकता है कि आप किसी प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट भी शेयर इशू कर दें। तो आपको ये बात भी याद होगी, हमने कहा था कि जो बिजनेस को स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम स्टार्टअप एक्सपेंस भी कहते हैं, उन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं। और ये बात भी आपके साथ डिस्कस हुई थी कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं या स्टार्टअप एक्सपेंस होते हैं ये बिजनेस के एसेट होता है। और जैसे लैंड एसेट है, जैसे बिल्डिंग एसेट है, जैसे कैश एसेट है, वैसे ही एक आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या स्टार्टअप एक्सपेंसेस एक एसेट होते हैं। तो अगर शेयर लैंड लेने के अगेंस्ट इशू किए जा सकते थे, अगर शेयर्स बिल्डिंग परचेज करने के अगेंस्ट इशू किए जा सकते थे, तो वैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टअप एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो पॉइंट कैचिंग क्या है? पॉइंट कैचिंग ये है कि शेयर जब भी इशू होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, और इन रिटर्न कैश आए तो कैश डेबिट हो जाता है, लैंड मिले तो लैंड डेबिट हो जाती थी, बिल्डिंग मिले तो बिल्डिंग डेबिट हो जाती है, मशीन मिले तो मशीन डेबिट हो जाती है। और अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपने शेयर इशू किए हैं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या स्टार्टअप एक्सपेंसेस या ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ये नेम यूज होते हैं, तो ये डेबिट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यही प्रैक्टिस मिलेगी कि शेयर मल्टीपल कह लीजिए कि डायमेंशंस में, एस्पेक्ट में इशू किए जा रहे हैं। तो कंसेप्ट वही है कि शेयर क्रेडिट होने हैं और इन रिटर्न जो मिलता है आपको वो डेबिट हो जाएगा। देखते हैं जी क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है आपके सामने प्रॉब्लम का 11.4 और ये सेट है ए, प्रॉब्लम सेट ए, उसमें से क्वेश्चन पिक किया गया है 11.4। मैं क्वेश्चन साथ साथ रीड करूंगा। क्वेश्चन में है अर्ली इन द ईयर बिल बैरन्स एंड सेवरल फ्रेंड्स organized a corporation called Barron's Communications Incorporation. The corporation was authorized to issue 50,000 shares of $100 par value. अब ये माइंड में रखिएगा, पार वैल्यू शेयर की है $100, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। अब मुझे यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के मीनिंग क्या है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि ये 10% इसका रिटर्न होता है। एंड 4 लाख शेयर्स ऑफ $2 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। ठीक है, तो पार वैल्यू कॉमन स्टॉक की $2 है और प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू है $100। The following transactions among others occurred during the year। ठीक है जी, जनवरी 6 को ट्रांजैक्शन क्या हुई है? Issued for cash 20,000 shares of common stock। अच्छा, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि पहले मैं इंस्ट्रक्शन में से पार्ट ए अगर रीड कर लूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम रीड करेंगे, जैसा कि आपको पता है जनवरी 6 से लेकर दिसंबर 31 तक कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं, आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो हम इन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कैसे करें, इस डाटा को प्रोसेस कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। तो इंस्ट्रक्शन में देखते हैं पार्ट ए क्या कहता है। पार्ट ए में है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन जनरल जर्नल फॉर्म to record the above transactions, include entries at December 31st to close the income summary account and the dividend account। तो हम एक तो ये जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, साथ क्लोजिंग एंट्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे। किसकी? एक इसकी इनकम की और दूसरी डिविडेंड अकाउंट की। तो जब पहुंचेंगे दिसंबर 31 पे तो कर लेंगे जी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग चैप्टर 5 में क्लोजिंग एंट्री जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो वो एक तरह की चीज़ रिवाइज हो रही है आपकी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जो कि जनरल एंट्रीज का है इसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्या है जी पहली ट्रांजैक्शन जनवरी 6 की? तो जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन है इशूड फॉर कैश। अब कैश के लिए शेयर इशू किए जा रहे हैं, 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट $14 पर शेयर। अब कॉमन स्टॉक का एक शेयर उसकी पार वैल्यू क्या थी? $2। कितने का इशू किया आपने? $14 का। तो अब एडिशनल कैपिटल कॉमन स्टॉक का एक शेयर का कितना है? $12। ये $12 कैसे मिला? 14 माइनस 2 पावर वैल्यू है और एक शेयर का मिलता कितना है आपको मार्केट से? 14। तो 2 से कितना एडिशनल मिल रहा है? 12। नेक्स्ट है द शेयर्स वर इशू टू बैरन्स एंड 10 अदर इन्वेस्टर। ठीक है, जिनको भी इशू कर दिए, अच्छी बात है। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होनी है। आप रिकॉल भी कर सकते हैं, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं वहाँ हमने ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी किए हैं। अब शेयर इशू किए हैं तो शेयर्स ने क्या हो जाना है? क्रेडिट हो जाना है। देखिए कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, और मैंने क्या कहा था, किस वैल्यू से क्रेडिट होना चाहिए? पार वैल्यू से। डेबिट क्या होना चाहिए? कि शेयर जिस चीज़ के अगेंस्ट इशू किए गए वो डेबिट हो जाना चाहिए। आपको कैश के अगेंस्ट यहाँ इशू हो रहे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कैश डेबिट है, कॉमन स्टॉक पार वैल्यू से क्रेडिट है, और चूंकि पार वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे ये सेल हो रहा है तो साथ एडिशनल पेड इन कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। किसका एडिशनल पेड इन कैपिटल है? ये कॉमन स्टॉक का। अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है जी? कैश एक शेयर पे कितना मिलता है आपको? $14। कितने शेयर इशू किए? 20,000। तो कैश 280,000 कैसे कैलकुलेट हुआ जी? कि 14 मल्टीप्लाई बाय 20,000 जी। 20,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की मार्केट प्राइस है $14। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 20,000 आंसर आता है 280,000। कॉमन स्टॉक
आपको याद होगा बार बार बात हो रही है कि पार वैल्यू से क्रेडिट होना है। पार वैल्यू एक शेयर की कितनी है जी? $2। कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर मिलता है 40,000। तो ये कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो गया। और इसी तरह एडिशनल पेटेंट कैपिटल कॉमन स्टॉक का ये 240 कैसे मिला कि 20,000 शेयर आपने इशू किए थे और एक शेयर पे एडिशनल कैपिटल था 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 आंसर मिलता 240,000। तो प्लीज़ मैं इस पर बहुत डिटेल में इसलिए जा रहा कि आपके साथ इससे जो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं वहाँ मैंने एक एक ट्रांजैक्शन में जो डेबिट हुआ उसकी रीज़न बताई, क्या रीज़न है डेबिट होने की, क्रेडिट होने की क्या रीज़न्स थी। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि आपके साथ पहले इन अकाउंट्स पे बहुत डिटेल पे बात हुई है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस इसी तरह का हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़रा शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ ये वैसी ही ट्रांजैक्शन है जैसे हम पहले रिकॉर्ड करते आए हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जनवरी 7 को क्या है। इशूड एन एडिशनल 500 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। पहले 20 इशू किए हैं, अब कितने इशू कर रहे हैं? 500 टू बैलेंस इन एक्सचेंज फॉर हिज सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉर्पोरेशन। अब कंपनी को बनाने में उस पर्सन ने जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हैं उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपने उसको पैसे नहीं दिए, रादर क्या दिए हैं? शेयर दिए हैं। तो वही बात, शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और किस के लिए दिए हैं? ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज के लिए दिए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए दिए हैं, वो डेबिट हो जाएगा। द स्टॉक होल्डर्स एग्रीड दैट दीज सर्विसेज वर वर्थ $7,000। ठीक है, तो वो कहते हैं जी कि इन सर्विसेज की जो वर्थ है वो कितनी है? 7,000। इट मीन 7,000 कैश पे करने की बजाय आपने क्या कर दिया? 7,000 के शेयर्स उनको अलॉट कर दिए। कितने शेयर अलॉट किए जी? आपने शेयर अलॉट किए हैं 500। कितनी अमाउंट को जस्टिफाई करने के लिए? 7,000 को। तो पहली बात तो ये, अगर आप ये शेयर मार्केट में सेल करते 500, तो 500 शेयर को सेल करके आपको कितना कैश मिलता? 7,000। तो वही बात, अब कैश डेबिट नहीं हो रहा, रादर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते थे इसे, स्टार्टअप एक्सपेंस भी लिख सकते थे। जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की कि अगर कैश मिले तो कैश डेबिट हो जाता है, अगर लैंड मिलती तो लैंड डेबिट हो जाती। अब ये किसके अगेंस्ट है? ये है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट, जो कि मैंने कहा था हमारा एसेट होता है, तो इसलिए इसको डेबिट किया गया यहाँ पर। 7,000 का था तो 7,000 लिख दिया। अब कॉमन स्टॉक के एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? $2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, वो कितने इशू किए इन्होंने? 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता 1000। अब एडिशनल कितना है यहाँ पर? देखें, डेबिट 7 हुआ है, क्रेडिट 1000 हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे 6000 बचता है, तो वो आपका किस में चला जाएगा? एडिशनल पेटेंट कैपिटल में। दूसरा, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपने कितने शेयर इशू किए थे? 500। कितनी अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए? 7000 को। इट मीन्स ये 7000 वर्थ है कितने शेयर्स की? 500 की। तो 7000 डिवाइड बाय 500, आंसर मिलता $14 पर शेयर। दूसरी बात आपको याद होगा, मैंने कहा था कॉमन स्टॉक किस वैल्यू से क्रेडिट होने चाहिए? ये पार वैल्यू से क्रेडिट होने चाहिए। तो पार वैल्यू कितनी? $2। तो 14 माइनस 2 कर दो यहाँ से पार वैल्यू वाला, तो आंसर कितना आता है एडिशनल वाला? $12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 500, अगेन आंसर आता है 6000। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो गया, और एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक का ये भी क्या हो गया? क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो जनवरी 12 की क्या ट्रांजैक्शन है। जनवरी 12 को है issued 2500 shares of preferred stock for cash of $250,000। अभी शेयर कॉमन स्टॉक नहीं इशू हो रहे, रादर कौन से इशू हो रहे हैं? प्रेफर्ड स्टॉक के इशू हो रहे हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? 2500। 2500 शेयर इशू करके कैश कितना मिलता है? 250,000। ठीक हो गया जी।
और अब यहाँ से चेक करना चाहें कि आपको क्या एडिशनल कैपिटल मिलता है या नहीं मिलता, तो आप 250 डिवाइड बाय 2500 करें तो आंसर मिलता है जी 100। अब प्रेफर्ड स्टॉक के एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, मेरा पॉइंटर देखें जहाँ पे है ऊपर, ये पॉइंटर है 100 पे, तो 100 है जी एक शेयर की पार वैल्यू। तो जनवरी 12 में हमें पता चलता है कि 100 वाला शेयर 100 में ही सेल हुआ है, तो वही सिंपल सी बात जी, कैश डेबिट हो जाता और प्रेफर्ड स्टॉक क्या हो जाते, क्रेडिट हो जाते। ठीक है, कैश डेबिट और प्रेफर्ड स्टॉक क्या हो गए, क्रेडिट। साथ नाम लिखना होता है कि कौन से थे, कम्युलेटिव रिटर्न क्या था, 10%। 250,000 कैश उसने बताया हुआ है, उसी तरह से 250,000 डेबिट हो रहा है और 250,000 क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें और फर्स्ट और सेकंड ट्रांस में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, एडिशनल कैपिटल था। अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जून 4 को है, उसमें क्या है, एक्वायर्ड लैंड इन साइट in exchange for 15,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए कैश नहीं मिला आपको, लैंड मिली है, तो लैंड के अगेंस्ट आपने शेयर्स जो है वो सेल कर दिए, शेयर्स दे दिए। वही बात मैंने कहा था, कैश मिले तो कैश डेबिट हो जाएगा, अब लैंड मिली है तो लैंड डेबिट हो जाएगा, कॉमन शेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कितने शेयर्स दिए, 15,000। In view of the appraised value of the land and the progress of the company, the directors agreed that the common stock was to be valued for purposes of this transaction at $15 per share. अब कॉमन स्टॉक कहते हैं कितने में एग्री हुआ है, जो उनके दरमियान $15 का, एक शेयर कितने का है, पार वैल्यू उसकी क्या है, कॉमन स्टॉक की $2। ये देखो मेरा पॉइंट है, कॉमन स्टॉक के एक शेयर की पार वैल्यू है $2, जबकि वो कितने में एग्री हो रहा है सेल करने में, $15। तो क्या यहाँ सोचिए एडिशनल पेड इन कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं। अगर $2 का शेयर $15 में सेल हो रहा है, तो क्या इसमें एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफिनेटली आपका आंसर होगा जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है, कितना एक शेयर का एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ रहा है, $13। कितना शेयर का एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर जी, $13। ठीक है, तो अब अगेन इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या होगी जून 4 की जी। ये देखिए जी टॉप पे जून 4 की ट्रांजैक्शन है, वही बात जो हमने पहले की थी कि यहाँ पे कैश होता तो कैश आ जाता, अभी लैंड मिली है तो लैंड डेबिट हो गया, कॉमन स्टॉक इशू किया तो कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो गया, और साथ चूंकि यहाँ पर एडिशनल पेड इन कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल भी आपका यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट्स आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट हुई है कि कितने शेयर्स के अगेंस्ट ये लैंड रिसीव हुई है, 15,000 शेयर्स के अगेंस्ट हुई है, और एक शेयर कितने का एग्री हुआ है सेल होने में, 15 का, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 2,25,000 अमाउंट मिल जाती। कॉमन स्टॉक हमेशा की तरह पार वैल्यू से क्रेडिट होना है, कितने शेयर आपने ऑफर किए हैं, सेल किए हैं, इशू किए हैं, 15,000, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, $2, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर मिलता है 30,000। एडिशनल कैपिटल एक शेयर का कितना था, 13, 15 - 2, और कितने शेयर इशू किए आपने, 15,000, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 15,000, आंसर मिलता 195,000। तो ये आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट्स विद रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है, ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है जी। अब देखते हैं इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहती है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है जी नवंबर 15 की, द फर्स्ट annual dividend of $10 per share was declared on the preferred stock
अब डिविडेंड किस पे है जी? प्रेफर्ड स्टॉक पे, टू बी पेड दिसंबर 20। तो ये देखिए नवंबर में अनाउंस हो रहा है, पे कब होना है? दिसंबर 20 पे। तो अभी हम सिर्फ डिक्लेयर करने की ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आप रिकॉल करें, हमने कहा था डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर होता है वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाता है। तो खैर ये आपको हिंट भी दे रहा है क्या, और द डिविडेंड बाय डेबिटिंग डिविडेंड्स, ये ट्रांजैक्शन भी आपको बता गया है। और एक शेयर पे कितना डिविडेंड है? $10 पर शेयर है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेयर इसके इशू हुए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिविडेंड की टोटल अमाउंट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर डिविडेंड डेबिट हो रहा है और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो रहा है। चूंकि आपके पास कॉमन स्टॉक भी है तो साथ डिविडेंड के मेंशन कर दें कि डिविडेंड किसका है? प्रेफर्ड स्टॉक का है। तो डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक डेबिट हुआ और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। डिविडेंड डेबिट क्यों हुआ था? इसलिए कि ये आपकी रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करता है और पेएबल आपकी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है? एक शेयर पे कितना डिविडेंड है? $10 और कितने शेयर इशू किए हुए हैं? 2500। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर मिलता आपको यहाँ पे 25,000। तो इसलिए 25,000 की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है दिसंबर 20 पे, सॉरी, ट्रांजेक्शन पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन नवंबर 15, कि यही डिविडेंड जो नवंबर 15 का था कंपनी ने क्या कर दिया है? पे कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पेएबल, ये वाला जब पे हो जाएगा ये डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये भी आपके साथ अगर रिकॉल करें चैप्टर नंबर 4 और 5 में मैंने आपके साथ जब क्लोजिंग एंट्रीज और रजिस्टरिंग एंट्रीज को डिस्कस कर रहा था तो तब ये डिस्कशन आपके सामने आई थी। तो खैर ये डिविडेंड पे हो रहा है तो लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो रिडक्शन इन लाइबिलिटी क्या होता है? डेबिट। तो ये डेबिट हो गया। कैश पे किया है तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, यही अमाउंट 25,000 की। नेक्स्ट जरा देखें उसने हमें क्या बात दी हुई है यहाँ पर, सॉरी, नेक्स्ट हमें वो कहता था कि दिसंबर 31 पे आफ्टर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वर क्लोज्ड इनटू द इनकम समरी अकाउंट। आपको पता है हमने कहा था रेवेन्यू को भी क्लोज करना होता है इनकम समरी में और एक्सपेंसेस को भी क्लोज करना होता था इनकम समरी में। कहता है कि जब आपने ये प्रोसेस कर लिया है दैट अकाउंट इंडिकेट्स अ नेट इनकम ऑफ 147,200। तो याद होगा हमने ये बात की थी कि इनकम और सॉरी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जब क्लोज कर लेते हैं आपके पास या तो इनकम आ रही होगी या लॉस आ रहा होगा। इसने कहा है कि वहाँ पे क्या आ रहा है? आपके पास इनकम आ रही है और यहीं पे उसने बात की हुई थी कि हमें इस इनकम समरी को भी और डिविडेंड अकाउंट को भी क्या करना है? क्लोज करना है। इट मीन्स दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे होंगी क्लोजिंग ट्रांजैक्शन। एक किसकी होगी जी? इनकम को क्लोज करने की। दूसरी किस चीज़ की होगी? डिविडेंड को क्लोज करने की। तो रिकॉल कर ले, हमने कहा था अगर इनकम हो तो इनकम समरी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इनकम समरी का बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट। अब इनकम समरी किस में क्लोज कर देनी थी? रिटेन अर्निंग में। तो अगर इनकम समरी पहले क्रेडिट हुई थी इनकम की वजह से तो अब उसे क्लोज करना तो क्या हो जाएगी? डेबिट। इसलिए इनकम समरी आपकी डेबिट और ये बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाता है? रिटेन अर्निंग ट्रांसफर हो जाता है। तो रिटेन अर्निंग इसी अमाउंट की वजह से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती। तो रिटेन अर्निंग का इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्या है? क्रेडिट हो जाती। ये आप लोग चैप्टर 5 में जो थर्ड क्लोजिंग एंट्री होती थी उसको रिकॉल कर सकते हैं, ये रेफरेंस के तौर पर वहाँ देख भी सकते हैं कि प्रॉफिट को जब क्लोज किया गया था तो हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, ठीक है। दूसरा उसने कहा है डिविडेंड को भी क्लोज करें। तो डिविडेंड किस में से एडजस्ट होता है? रिटेन अर्निंग में से। रिटेन अर्निंग में से माइनस होना है। तो रिटेन अर्निंग में से अगर माइनस होना है तो रिटेन अर्निंग डिविडेंड की वजह से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो रिटेन अर्निंग का डिक्रीज होना क्या होता है? डेबिट। इसलिए रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाती है
और डिविडेंड क्या है, क्रेडिट हो जाता है 25,000 से। समहाउ ये भी आपके साथ हमने फोर्थ क्लोजिंग एंट्री जब डिस्कस की थी तो यही वाली थी। तो ये दोनों क्लोजिंग एंट्री चैप्टर 5 के रेलेवेंट थी, तो खैर यहाँ रिपीट हो रही हैं, तो हमने उसने जैसे हमें बोला हमने रिकॉर्ड कर दी। तो ये डिविडेंड को क्लोज करने की है, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट, और ये इनकम को क्लोज करने की है जी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है जी, बी पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट है जी, प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस कम्युनिकेशंस इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट एट दिसंबर 31। बहुत ही इजी पार्ट है जी, आपको याद हो चुका होगा अभी तक कि स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार वैल्यू को लिखते हैं, और उसमें पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक की, फिर कॉमन स्टॉक की। सबसे पहले पार वैल्यू लिखनी है प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक की, उसके बाद क्या लिखनी होती है आपने, उसके बाद आपने एडिशनल पेड इन कैपिटल की अमाउंट लिखनी होती है। फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल के बाद क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग को लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें जो जो गिवन था वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखते हैं। प्लीज अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन हमने इस तरह के बार बार प्रैक्टिस किए हैं। ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन हेडिंग दे दी, और इसी तरह सबसे पहले क्या लिखने थे, प्रेफर्ड स्टॉक। कितने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए थे हमने, 2500। तो 2500 को मल्टीप्लाई किया विद पार वैल्यू। क्यों, इसलिए कि मैंने कहा था पहले क्या लिखते, पार वैल्यू, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, 100 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो आपको पार वैल्यू मिलती 250,000। वैसे भी आप जनरल जनरल की ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, जनरल जनरल की ट्रांजैक्शन जो पार्ट ए में हमने की थी, ये पार्ट ए में देख सकते हैं कि वहां पे प्रेफर्ड स्टॉक कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं, वो 250 से क्रेडिट हो रहे हैं, वही 250 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्रेफर्ड स्टॉक के बाद क्या लिखना है, कॉमन स्टॉक। अब कॉमन स्टॉक आपको पता है कि आपने बार एक दफ़ा 20,000 इशू किए, एक दफ़ा आपने कह लीजिए कि 15,000 इशू किए थे, फिर एक दफ़ा 500 इशू किए थे। तो 20,000 प्लस 15,000 ये बनते 35,000। फिर 500 इशू किए थे ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप जो एक्सपेंसेस थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, तो 500 वो वाले हो गए। तो टोटल कॉमन स्टॉक जो आपने इशू किए थे वो थे 35,500। तो ये आपके पास देखिए 35,500 है। खैर हमने इसको लिखना होता है किस वैल्यू पे, पार वैल्यू से। तो एक शेयर की पार वैल्यू जो थी आपके पास वहां पर थी $2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता 71,000। ये पार वैल्यू रिपोर्ट हो गई। अब देखें एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक का। एडिशनल पेड इन कैपिटल जो पार्ट ए में आपके पास, ये देखिए कि एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक का क्रेडिट हुआ है। ये कॉमन स्टॉक का है 240,000, ये कॉमन स्टॉक का है 6,000, तो 240 प्लस 6,000 ये वाला। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है किसका, ये आ जाता जी 195,000। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता जी और कॉमन स्टॉक का आपके पास कह लीजिए कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर एडिशनल पेड कैपिटल लिख दिया। उन तमाम एडिशनल पेड कैपिटल को जो कॉमन स्टॉक के थे उनको ऐड कर लिया हमने। ठीक है, उन्हें क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया जी। ऐड करके आंसर कितना आता है, 4,41,000। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप पार्ट ए में जो हमने जनरल की ट्रांजैक्शंस की हुई हैं वहाँ पे उन तमाम एडिशनल पेड इन कैपिटल को ऐड कर लें जो क्रेडिट साइड पे कॉमन स्टॉक के हैं, लिखे हुए ना हमारे पास वहाँ पे, तो उनको सिर्फ ऐड किया तो आंसर मिला 4,41,000। अब आपको पता है जब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, कौन कौन सी, पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, par value of common stock और additional paid in capital of common stock। ये मैं फिर बता दूं, ये additional paid in capital आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें, एक ये एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक है 240,
एक ये एडिशनल पेड कैपिटल कॉमन स्टॉक का 6000, ठीक है, इसका तो है ही नहीं ना, इसलिए लिख नहीं रहे, कॉमन स्टॉक का तो है ही नहीं, एडिशनल कैपिटल लिख नहीं रहे। दो वो वैल्यूज हो गई, और थर्ड वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो होती है, ये एडिशनल पेड कैपिटल कॉमन स्टॉक 195, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करते हैं कॉमन स्टॉक के एडिशनल पेड कैपिटल के, देखिए इसके बाद एडिशनल पेड कैपिटल है ही नहीं है, तो जो एडिशनल पेड कैपिटल था वो हमने उन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लिया, तो आंसर आ रहा है 4,41,000। अब इन तीनों को ऐड किया तो ये आपके पास आ जाता टोटल पेड इन कैपिटल 7,62,000। अब आपको याद होगा पार वैल्यू प्लस एडिशनल कैपिटल, इसके साथ तीसरी चीज़ क्या होती थी, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग की अमाउंट है 1,22,200। ये बताता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट हुई है। अब इसको इसमें ऐड किया तो आंसर आ जाता है 8,84,000 विद $200। ये टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई। ये रिटेन अर्निंग की अमाउंट देख लें कैसे कैलकुलेट हुई है। रिटेन अर्निंग रिकॉल कर लें, आपको चैप्टर नंबर कैसे कैलकुलेट बताता हूँ, उसमें हमने कहा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम ऑफ करंट ईयर माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। अब यहां पर नीचे देख लीजिए, ये उसकी कंप्यूटेशन शो की गई है। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ओपनिंग बैलेंस हमें रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जब अभी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर रहा है तो हाउ इट्स पॉसिबल कि प्रीवियस ईयर्स के इसके पास प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में तो ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इसलिए ये रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है ये जीरो है नहीं, स्टार्ट हुआ है। अब इसमें क्या करते थे, नेट इनकम। नेट इनकम आपको क्वेश्चन में उसने बताई हुई थी दिसंबर 31 में कितनी थी, 1,47,200। आपने एंट्री रिकॉर्ड की ना, और डिविडेंड आपको पता है आपने प्रेफरेंस स्टॉक पे किया था 25,000, तो इस 147,200 में से 25,000 माइनस करते डिविडेंड का, तो ये 1,22,200 ये बैलेंस मिल जाता आपको ट्रेडिंग का बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल था वही बात जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के हमने रिपीट की कि पार वैल्यू को लिखते हैं, फिर को लिखते हैं, फिर रिटेन अर्निंग को लिखते हैं, और अगर यहाँ पे कोई स्टॉक होता तो माइनस हो जाता, जो कि नहीं है इसलिए माइनस नहीं किया गया। इनका टोटल मिला आपको ये वाला जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। तो इस कह लीजिए टॉपिक पे इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक हमारे ये रिक्वायर्ड थी चीज़ें जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग इन लेक्चर्स को, इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ समझने की कोशिश करें, और अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपका है वो आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। और दूसरा मैंने जैसे कहा कि मैं आपके साथ सेशन भी इसके क्वेश्चन आंसर के रखूंगा, ताकि आप हर चैप्टर के रेलिवेंट या ओवरऑल कहीं से भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो वहां पे उसको कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।